हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सीटेट 2021 के लिए ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है आज का, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आज हम लोग उसे ही कंप्लीट करने वाले हैं। 2018 में जितने भी क्वेश्चंस सीटेट ईवीएस पेडागोजी में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है, उसे समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या फिर ग्राफिक कौशल। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है, उसे हम चित्रण कौशल कहते हैं। ठीक है, आपको इसे एक बार अच्छे से देखना होगा। इसे हम चित्रण या फिर मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, मानचित्रण भी हो सकता है इसे ऑप्शन में कभी कभी, या फिर मैपिंग। इंग्लिश में आप देखेंगे कि चित्रण को मैपिंग स्किल भी कहते हैं। तो हमें मैप की हमें अगर जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमें स्थान की, दूरी की और दिशा और प्रतीकों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो चित्रण कौशल बनेगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किया है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किया है। एनसीएफ 2005 ने किया, एनसीएफ 1988 ने किया, एनसीएफ 2000 ने किया, या फिर एनसीएफ 1975 ने किया था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस एनसीएफ में प्राथमिक लेवल पे जो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाए जाने की बात एकीकृत तरीके से, मतलब कि उसमें विज्ञान भी हो, सोशल भी हो और पर्यावरण भी हो, इन तीनों को मिलाकर पढ़ाने की बात जो है वो पढ़ाने की बात किस एनसीएफ में लाई गई थी, किस एनसीएफ में इसकी सिफारिश की गई थी। तो एनसीएफ 1975 में इसकी सिफारिश की गई थी। और एक ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे आपको याद करके रखना होगा। अभी तक एनसीएफ के 4 एनसीएफ आ चुके हैं। पहला 1975 में आया था, दूसरा 1988 में आया था, तीसरा 2000 में आया था और चौथा जो है वो 2005 में आया था। ठीक है, अभी नया एनसीएफ 2021 में आने वाला है, लेकिन हमें उसे अकाउंट नहीं करना। अभी हमें एनसीएफ 2005 तक ही काउंट करना है, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है सबसे लेटेस्ट है। और अगला क्वेश्चन है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। ठीक है, पेड़ों के संरक्षण के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे बेस्ट रणनीति कौन सी है। कक्षा में बहस आयोजित करना, या फिर समूह चर्चा करना, या फिर पोस्टर लगाना, या फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा कि अगर हम बच्चों को एक पौधे को अपनाने के लिए और उन्हें पोषित करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो जो बच्चे हैं वो खुद ही पेड़ को लगाएंगे, उसे पानी देंगे, तब उनसे उनका एक लगाव उत्पन्न होगा। इस तरीके से बच्चे जो हैं वो खुद जागरूक होंगे और खुद पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनेंगे और दूसरों में भी जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। और पोस्टर बनाना उतना इफेक्टिव नहीं होगा प्राइमरी लेवल पे, समूह चर्चा भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और बहस आयोजित करना भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन जो है वो सबसे बेटर रणनीति होगी। और अगला क्वेश्चन है आज का कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनकी पड़ोस के लोग पीड़ित थे। ठीक है, अभय जो है टीचर हैं और उन्होंने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा, मतलब कि एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जो कि उनके आसपास के लोग, उनके पड़ोस के लोग जिनसे पीड़ित हैं। ठीक है, और प्रोग्राम पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प जो है वो प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, इस शिक्षण अधिगम के लिए ऐसी कौन सी रणनीति है जो कि प्रासंगिक नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है कि इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तो ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर को ढूंढना था। क्योंकि जब हम अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करेंगे, उनकी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, तो हम समुदाय से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे हम समुदाय से बातचीत कर रहे होंगे, तो बच्चों को अवसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पॉइंट ये है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, अगर हम देखें कि इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वेक्षण जब बच्चे करेंगे तो वो वास्तविक स्थितियों से सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने डेटा कलेक्ट किया और बच्चों को बता दिया, लेकिन बच्चे खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो वास्तविक स्थिति से सीख रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा। अगला है कि इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया है। इसने बच्चों को
डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, क्योंकि बच्चे जो है वो ग्रुप में जाके सर्वेक्षण कर रहे थे, तो डाटा हैंडलिंग करने में और एक साथ काम करने में भी सक्षम बनाया गया। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। लेकिन इसने समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे भी पीड़ित थे। तो जो बच्चे जो भी सर्वेक्षण कर रहे हैं, इससे समुदाय के लोगों को उन बीमारियों को समझने में मदद नहीं मिलेगी जो कि जिनसे वो पीड़ित थे, क्योंकि बच्चे जो है वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, बच्चों को इसमें मदद मिल रही है, ना कि उन लोगों को यहाँ पे मदद मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो प्रासंगिक नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, या फिर बुजुर्ग लोग अधिक बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, या फिर यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो ये सस्ता और सुलभ है, ये भी नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, ये भी नहीं है। बल्कि जो समुदाय है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे कोई डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। जहाँ पे वास्तविक स्थिति की बात आ जाती है तो वही हमारा समुदाय के बारे में बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है कि पाठ्य पुस्तकों को से बाहर जाना। वैश्विक मतलब ईवीएस के पेडागोजी में कहा गया है कि विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है। और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है, ये एनसीईआरटी का मार्गदर्शी सिद्धांत है कि विद्यालय में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे हम बाहर के जीवन से जोड़ सके। तो ये इसका जो मेन मतलब होता है वो होगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है। यहाँ पे होगा पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित ना रह जाना, बल्कि जो भी पाठ्य पुस्तकों में लिखा गया है उसे भी बाहर जो है वो सोच पाना और उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाना। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, तो ये नहीं होगा। उसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण भी नहीं है और पाठचर्या से बाहर जाना नहीं, बल्कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने की बात एनसीईआरटी में की गई है ईवीएस के बारे में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पितामह और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि पितामह और उनके बच्चे, ठीक है, पितामह और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह परिवार की परिभाषा गलत है, तो परिवार की परिभाषा ये गलत नहीं है, तो ये परिवार की परिभाषा ही गलत है। तो ये परिवार की परिभाषा जो है सही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला है कि रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, तो ऐसी भी बात नहीं है। और शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है वो समावेशी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। परिवार की अवधारणा को इस तरीके से सिखाया जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इस तरीके से नहीं सिखाया जाना चाहिए, बल्कि जो हमारा शिक्षण अधिगम का जो दृष्टिकोण है टीचर का, वो समावेशी नहीं है। इंक्लूजन का मतलब है सभी को इंक्लूड करके बताना, तो यहाँ पे इंक्लूसिव जो है वो शिक्षण अधिगम का दृष्टिकोण जो है वो समावेशी नहीं है, बल्कि वो समावेशी दृष्टिकोण का पालन नहीं कर रही है यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा की में गतिविधि है? चित्र पढ़ना है, फील्ड भ्रमण भी है, श्यामपट्ट का प्रयोग भी है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर हमारा सही होगा। ईवीएस की कक्षा में हम श्यामपट्ट का भी प्रयोग करते हैं समय समय पर, फील्ड भ्रमण के लिए भी लेकर जाते हैं, और चित्र को भी पढ़ने की बात आती है तो उसको भी हम इसे पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत का मतलब थीमेटिक, ठीक है, विषयगत का मतलब थीमेटिक, ठीक है, या फिर उपर्युक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन जो है वो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत है और समावेशी है, विषयगत भी है। यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर है, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है। बच्चों को सपेरों के प्रति यह जागरूक करना कि यह एक अवैध कार्य है, तो ये तो है नहीं, ये गलत है। सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, तो ये भी नहीं है। कि
संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, तो ये भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि ईवीएस में सपेरों का जो अध्याय है वो इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे जो है वो जागरूक हो सके और संवेदनशील बन सके, और ताकि सपेरे सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए, सपेरे जो है वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले ही, मतलब सपेरों को उनकी आजीविका से वंचित करने के पहले उनको अदर ऑप्शन भी आजीविका के उपलब्ध कराएं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से कुछ बहुत अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बल्कि आप प्रीवियस ईयर के बेस पर ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन में सबको कन्फ्यूजन आती ही आती है, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। मिड डे मील की बात, जो दोपहर में का भोजन मिलता है उसे हम मिड डे मील कहते हैं, तो के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो लेना देना होता है, तो ये तो गलत है। और उसके बाद यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, तो यहाँ पे ये हो सकता है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ऐसा भी नहीं है, जो खाली पेट नहीं आते उनको भी मिड डे मील दिया जाता है। और यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करते हैं, तो ये तो है ही नहीं। तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्यों ये अवसर कैसे है, ये अवसर इस तरीके से है क्योंकि अलग अलग धर्म जाति के लोग वहाँ पे आते हैं और एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो इससे छुआछूत वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी समाज से निकलती है कहीं ना कहीं, और लोग जो है वो आपस में शेयर करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, आपस में बैठ कर एक दूसरे से, मतलब उनका सामाजिकता भी बच्चों का यहाँ पे बढ़ता है। तो ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा का क्या मतलब होता है। बोझ के बिना सीखना का क्या मतलब होता है। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, या फिर ईवीएस पाठ्य पुस्तक को आधा करने की ज़रूरत है। तो जो शिक्षा बिना बोझ के बिना सीखना की जो बात पर्यावरण अध्ययन में की गई है, सबसे पहले 1993 में एसपाल समिति में ये आया था, उन्होंने शिक्षा बिना बोझ का उसका मतलब टैग भी दिया गया था। तो ये इसका क्या मतलब है, स्कूल बैग का वजन कम करना, लेकिन यहाँ पे ईवीएस पेडागोजी के संदर्भ में हम देख रहे हैं और हम ऑफिशियल आंसर की साथ जाएंगे। तो ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या को कम करना, तो यहाँ पे बैग के वजन को कम करना भी मतलब नहीं है, अध्याय की संख्या को भी कम करने का मतलब नहीं है। लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि बैग का वजन कम करना, तो बैग का वजन हम कम कैसे करेंगे, जब सिलेबस कम होगा तब करेंगे। तो अध्यायों की संख्या कम करना, तो ये भी नहीं है, बल्कि अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। मतलब कोई बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जो है वो बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कर दी जाती थी, जो कि उस लेवल का बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे बातों को वहाँ से हटा दिया गया, तो ये हटाने की बात की गई। तो यही है कि अवबोध का जो भार है उसे कम करने की ज़रूरत है। शिक्षा बिना बोझ का मतलब यही है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होके बी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन के साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसे आप अच्छे से समझ लेंगे कि अवबोध का मतलब यहाँ ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिलेबस में पहले ऐसा इंक्लूड किया गया था जो कि बच्चे समझ नहीं पाते थे उस लेवल के हिसाब से, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। अवबोध का स्तर जो है वो, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि जो पहले का हाई स्कूल का किताब था और इस समय का जो हाई स्कूल का किताब है, उसका पहले की हाई स्कूल की किताब से अब की किताब का सिलेबस जो है वो एकदम आधा ही कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया, क्योंकि उस समय मतलब कि पहले सिलेबस का बोझ बहुत बढ़ा दिया गया था, लेकिन जब अब शिक्षा बिना बोझ की बातें आई तो यहाँ पे सिलेबस को कम करने की बात की गई और ऐसे बातों को हटाने की बात की गई जो कि उस लेवल पे हमें जानना जरूरी नहीं होता है। तो ठीक है, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है, यही हमारा सी ऑप्शन सही है। और ईवीएस पाठ्य पुस्तक को आधा कम करने की जरूरत है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ऐसी चीज़ों को हटाने की जरूरत है जो कि उस लेवल के बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, तो लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों को साथ में सिखाना होता है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, तो ये भी नहीं है। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए
प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। तो यहाँ पे हमारा सी सही होगा, क्योंकि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का मतलब यही होता है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समूह में कार्य नहीं कर पाते हैं। जब उन्हें समूह में कार्य दिया जाता है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है। लेकिन जब हम ईवीएस में मतलब जब छोटे क्लास से ही हम बच्चों को समूह में सहयोग के साथ सीखने के लिए शिक्षा देते हैं, मतलब वहाँ पे हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो बच्चों में एडजस्टमेंट करने की मतलब बातें डेवलप होती हैं और छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वैकल्पिक ढांचा का क्या अर्थ होता है। ठीक है, नाइव थियरीज का क्या अर्थ होता है। तो विभिन्न भौतिक घटनाओं का स्पष्टीकरण, तो ये तो होता नहीं है। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वैकल्पिक विचार जो होते हैं वे ऐसी अवधारणाएं होती हैं जो कि औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो, मतलब जो जिसे कि औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया हो, ऐसी बातों से बिल्कुल हटके होता है, तो वही होती है वैकल्पिक धारणाएं, जो कि बच्चे कई बार अपने मन में बना लिए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसका मतलब एक लाइन में परिभाषा मतलब लिख के इसका अर्थ लिख के रख सकते हैं कि ऐसे विचार, ऐसी अवधारणाएं जो कि औपचारिक रूप से स्वीकार की गई हो उससे एकदम अलग होती हैं, वही वैकल्पिक ढांचा या वैकल्पिक धारणाएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा आयोजित विचार है, तो ये भी नहीं है। आप कंफ्यूज ए और बी या डी में हो सकते थे। सभी विचार जो कि दृढ़ता से बच्चे द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो सभी विचार दृढ़ता से आयोजित नहीं किए जाते, बल्कि बच्चे जो है वो कभी अपने मन में अदर धारणाएं जो है वो बना लेते हैं, जो कि औपचारिक रूप से अलग होती हैं, और उसे ही हम वैकल्पिक धारणाएं कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही वैकल्पिक धारणाएं बनाते हैं, ऐसी धारणाएं जो है वो कोई भी बना सकता है। ठीक है, किसी की हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ के बारे में अलग अलग धारणाएं बनाकर रखता है अपने लाइफ में, अपने अनुभव के आधार पर। और महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह क्या है। तो महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक मिथक है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, या फिर रूढ़िबद्धता है, या फिर अंधविश्वास है। ठीक है, महिलाएं जो है वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह जो है वो एक मिथक है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग को लगेगा कि इसका जो रूढ़िबद्धता स्टीरियोटाइप इसका आंसर होना चाहिए, और इसका आंसर मैंने भी स्टीरियोटाइप ही लगाया था, लेकिन मुझे इस पर नंबर नहीं मिले थे, बल्कि आंसर की में यहाँ पे मिथक को आंसर माना गया था। ठीक है, महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, तो जो ये है एक मिथक है। यहाँ पे ये मिथक को ही आंसर माना गया था, तो यहाँ पे हम आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिथक आंसर ही सही होगा। लेकिन यहाँ पे आप जेंडर स्टीरियोटाइप के साथ भी जा सकते थे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में मिथक को आंसर माना गया है। ठीक है, अगर मिथक आंसर नहीं होगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया होता, तो यहाँ पे आप रूढ़िबद्धता के साथ भी जा सकते थे। लेकिन अब आंसर की के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और हम लोगों ने 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया, उसके सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 2019 के दोनों पेपर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा ईवीएस पेडागोजी का जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ईवीएस पेडागोजी का जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी को लेकर आएंगे, या फिर ईवीएस के कंटेंट को भी लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।